हाय गाइस, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल के बारे में, जिसको कहा जाता है एरोजेल। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे गाइस एरोजेल के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताना चाहूँगा, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे अगर हम इन जनरल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है और पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन इन जनरल हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही बात करते हैं। तो यहाँ पे गैस हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है? तो ये डिपेंड करता है पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स में, और वो पार्टिकल्स अपने आप में कितना ज़्यादा फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में फ्रीली मूव कर सकते हैं और उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होती है, इसलिए उनको गैस कहा जाता है और इनकी डेंसिटी लीस्ट होती है। फिर इसके बाद आता है लिक्विड, जिसमें पार्टिकल्स स्लाइड करते हैं आपस में, लेकिन उनके बीच में फिर भी गैप होता है, इसलिए इनको लिक्विड्स कहा जाता है। और इन केस ऑफ सॉलिड वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में जो मूवमेंट है वो मिनिमम होती है, बेसिकली ये वाइब्रेट करते हैं, इसलिए इनको सॉलिड्स कहा जाता है। तो इस हिसाब से हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लाइटेस्ट गैस अगर हाइड्रोजन है, और अगर वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट लिक्विड हाइड्रोजन है इन सर्टेन कंडीशंस, तो यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड के सबसे लाइटेस्ट सॉलिड के बारे में बात करें तो ये क्या होगा और इसकी हमें क्या ज़रूरत है, प्लस इसकी इंटरेस्टिंग इन्वेंशन के बारे में भी हम बात करेंगे और इसका आगे जाके यूज़ क्या है इसके बारे में भी आप जानेंगे। तो यहाँ पे गाइस इस वर्ल्ड के सबसे लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल का नाम है एरोजेल। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली ये एक सिंथेटिक पोरस अल्ट्रा लाइट वेट मटेरियल है जो कि डिराइव होता है जेल से या फिर जेलीज से। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप जेलीज के बारे में जानते ही हैं और आपने देखा भी होगा, जो जैम्स वैम्स आप खाते हैं, तो यहाँ पे ये जो जेलीज हैं ये मिक्सचर होती हैं सॉलिड और लिक्विड की। तो अगर मैं आपको इस एरोजेल के बेसिक प्रिपरेशन के बारे में बताऊँ तो बेसिकली इसमें हम करेंगे क्या कि जो जेलीज होती हैं उसमें से ये जो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, इसमें से हम लिक्विड को हटा देंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे गैस के साथ। और इसको करने के साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब लिक्विड हटेगा तो वो जो सॉलिड का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसको हमें कोलैप्स नहीं होने देना है, बिकॉज वही आगे जाके एरोजेल को बनाएगा। तो यहाँ पे जब 1931 में इसको जब सक्सेसफुली कर लिया गया तो यहाँ पे इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमें सॉलिड मिला उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी और इसकी बहुत ही ज़्यादा लो थर्मल कंडक्टिविटी थी, जिसका रीज़न क्या है वो अभी आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। और इसी के साथ ही गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम इस एरोजेल को एग्स, रबर और यहाँ तक कि नाइट्रोसेल्यूलोज की हेल्प से भी बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली इसको सिलिका से बनाया जाता है। अब यहाँ पे गाइस ये एरोजेल इतने ज़्यादा अल्ट्रा लाइट वेट होते हैं और यहाँ तक कि इनकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि ये एयर से भी ज़्यादा हल्के होते हैं या फिर उनसे थोड़ा ही सा भारी होते हैं। और ऐसा होना ऑब्वियस भी है बिकॉज यहाँ पे एरोजेल बेसिकली क्या है, एयरी है, जिसमें यहाँ पे इसका जो कंपोजिशन है वो है 99.8% एयर का, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल है। अब यहाँ पे गाइस मेन क्वेश्चन ये है कि हमें एरोजेल की ज़रूरत ही क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, प्लस इसको कैसे इन्वेंट किया था, इसके बारे में भी आप जानेंगे। तो अगर हम इस एरोजेल की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें तो इसको मेनली मैन्युफैक्चर किया जाता है बॉस्टन में, जहाँ पे जो कंपनी है एरोजेल टेक्नोलॉजीज वही इसको मेनली मैन्युफैक्चर करते हैं। अब यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें कि ये एरोजेल कैसे इन्वेंट हुआ था 1931 में, तो इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहाँ पे गाइस एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था सैमुअल स्टीफेंस किसलर। तो यहाँ पे इनकी एक शर्त लगी थी अपने कलीग के साथ जिनका नाम था चार्ल्स लर्नर्ड। तो यहाँ पे गाइस शर्त ये थी कि यहाँ पे ये जो जेलीज होती हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो जेलीज हैं वो मिक्सचर होती हैं सॉलिड और लिक्विड की। तो यहाँ पे शर्त ये लगाई थी दोनों ने कि यहाँ पे किस तरह से उस जेल के स्ट्रक्चर में से हम लिक्विड को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो जो सॉलिड का जो ढांचा या फिर जो फ्रेम बचा हुआ है बिना उसको कोलैप्स किए। तो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे किसलर ने बहुत सारे मेथड्स को ट्राई किया, जिसमें उन्होंने सक्सेसफुली लिक्विड को तो रिमूव कर दिया, लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पे जो सॉलिड का जो फ्रेमवर्क था वो भी इसी के साथ ही कोलैप्स कर जा रहा था। लेकिन फाइनली उन्होंने एक ऐसा मेथड निकाला जिससे कि लिक्विड जाने के बाद भी यहाँ पे उस सॉलिड फ्रेमवर्क को मेंटेन करा जा सके। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली उन्होंने क्या किया कि जो जेली के अंदर जो सॉलिड और लिक्विड पार्ट है, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि लिक्विड को रिमूव किया उन्होंने दूसरे लिक्विड के साथ, और ऐसा उन्होंने सिंपली उस जेली को दूसरे लिक्विड के अंदर डुबाए रखा और फिर सिंपली वॉशिंग ऑफ प्रोसीजर से उन्होंने इसको अचीव किया। फिर इसके बाद यहाँ पे जो पहला वाला लिक्विड जब रिप्लेस हो गया था दूसरे लिक्विड से, तो यहाँ पे फिर इस वाली जेली को
उन्होंने रखा ऑटोक्लेव के अंदर, जहां पर इस जेली के अंदर जो लिक्विड है, जब इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशंस के अंदर रखा जाता है इनसाइड द ऑटोक्लेव, तो यहाँ पे जब वो अपने क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचेगा तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा इनटू अ सेमी लिक्विड या फिर सेमी गैस, जिसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। और यहाँ पे गाइस 1931 में लिक्विड और गैस के बीच में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे, इसलिए यहाँ पे आप टर्म्स का थोड़ा सा मिक्सचर इधर उधर देख पा रहे होंगे। बेसिकली हमने इसमें लिक्विड को रिप्लेस किया गैस के साथ, और उसी के साथ ही हमने उस सॉलिड फ्रेमवर्क को भी कंप्लीटली मेंटेन रखा, जिसके चलते जो हमें फाइनली प्रोडक्ट मिला उसकी बहुत ही ज़्यादा कम डेंसिटी थी और इसी के साथ ही उसकी बहुत ही कम लो थर्मल कंडक्टिविटी भी थी, जिसको हम एरोजेल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे गाइस अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो एरोजेल्स हैं इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा लो क्यों है? बिकॉज यही रिस्पॉन्सिबल है एरोजेल की बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए जिनको इसमें यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे गाइस अगर आप सोच रहे होंगे कि ये एयर और सॉलिड की वजह से है, जिसमें जो एयर है वो एक लो थर्मल कंडक्टर की तरह काम करती है, तो यहाँ पे गाइस ऐसा नहीं है। बिकॉज यहाँ पे जो एरोजेल्स हैं वो एयर से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लो थर्मल कंडक्टिविटी। बिकॉज यहाँ पे एरोजेल के अंदर जो सॉलिड और एयर का जो फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पे जो पोर्स होते हैं एरोजेल में उनकी जो विड्थ है वो यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस जो कि एयर को ट्रैवल करना पड़ता है किसी चीज़ से कोलाइड होने से पहले, जिसके चलते यहाँ पे जो हीट मॉलिक्यूल्स आ रहे थे उस फ्लेम के ऊपर, तो यहाँ पे उन हीटेड पार्टिकल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते एरोजेल का जो बॉटम सरफेस है जो कि एक्सपोज्ड है फ्लेम से, वो तो फिर भी काफ़ी हॉट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो टॉप सरफेस होगी जो कि फ्लेम फ्री है वो एकदम भी हॉट नहीं होगी और उसको गर्म करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, जिसके चलते यहाँ पे जो एरोजेल है वो एक एक्सीलेंट लो थर्मल कंडक्टर है। और एरोजेल के इस फिनोमिना को गाइस कनूटसन इफेक्ट कहा जाता है। और एरोजेल की इन्हीं यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से गाइस इनको नासा में भी यूज़ किया जाता है एज अ इंसुलेटर इन वेरियस रोवर्स, जैसे कि हमारे पास क्यूरियोसिटी रोवर है, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिट, प्लस इसी के साथ ही जो भी रोवर्स जिनको हमने दूसरे प्लैनेट्स में भेजा हुआ है वहाँ पे एरोजेल एक्ट करता है एज अ मेन इंसुलेटर, जहाँ पे ये उन रोवर्स के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, सर्किट्स, बाकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है दूसरे प्लैनेट्स के हार्श एनवायरनमेंट से। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।